नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की बड़ी छापेमारी। अयोध्या राम मंदिर उड़ाने की धमकी के बाद लिया गया एक्शन। बजट में आयुष मंत्रालय को मिला बड़ा आवंटन। पंजाब में शुरू हुई भारत की पहली बायो फर्टिलाइजर लैब। पंजाब में प्रदूषण पर अब लगेगी लगाम। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भगवंत मान सरकार की हरी झंडी। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए सीएम मान ने कसी कमर। 500 से भी ज्यादा गैंगस्टरों पर लिया गया एक्शन। कटघरे में खड़े एलन मास्क को मिली क्लीन चिट। टेस्ला ट्वीट पर आया ये फैसला। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की साजिश की सूचना पर पटना एनआईए की टीम ने मोतिहारी में छापेमारी कर कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। चकिया थाना के कुआंबाग गांव में हुई सघन छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद पटना ले जाने की सूचना मिल रही है। हालांकि बिहार पुलिस मुख्यालय के एजीडी जितेंद्र सिंह गंगवार ने 3 लोगों को एनआईए द्वारा उठाए जाने की पुष्टि भी की है। इनको बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा संयुक्त पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बता दें कि विगत 31 जनवरी को नेपाल के जनकपुर धाम के गंडकी नदी से चली शालिग्राम शिला को पूर्वी चंपारण के रास्ते अयोध्या ले जाया गया। पूर्वी चंपारण के चकिया होकर शालिग्राम के गुजरते समय सोशल मीडिया फेसबुक पर वीडियो कॉल कर बदला लेने का वीडियो सामने आया था। इसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं तो श्री राम मंदिर भी नहीं होने की बात करते हुए श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद बीती रात एनआईए पटना की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। हालांकि मोतिहारी पुलिस के वरीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूचना ये है कि बीती रात हुई छापेमारी में 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों में पीएफआई का सरगना रियाज मरूफ भी शामिल है। पिछले दिनों पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर चलाने के खुलासे में रियाज मरूफ का नाम भी शामिल था। इसके बाद एनआईए की पटना, लखनऊ और दिल्ली की टीम ने चकिया के कुआंबाग गांव में छापेमारी की थी, लेकिन रियाज मरूफ हत्थे नहीं लग पाया। आयुष चिकित्सा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार बड़े फैसले ले रही है। यही वजह है कि बजट 2023 में भी आयुष का बजट बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र में आयुष प्रणाली को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है कि साथ ही आयुष मंत्रालय को दिए गए बजट का कुल आवंटन 20% बढ़ा दिया गया है। इस बार बजट में आयुष को 3,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में आयुष शोध परिषदों के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों में प्रूफ आधारित रिसर्च को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में
आयुर्वेद के लिए डेटाबेस के साक्ष्य आधारित निर्माण की जरूरत के बारे में बात की थी, जो मॉडर्न साइंस के मापदंडों को पूरा करेगा। आयुष अनुसंधान परिषदों और संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए और बढ़ता बजट आवंटन उसी प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन को बजट आवंटन में 800 करोड़ रुपए से 1200 करोड़ रुपए के आवंटन में 50% की वृद्धि हुई है। एनएएम प्रमुख रूप से आयुष अस्पतालों और औषधालयों को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से कम लागत में आयुष सेवाएं प्रदान करने, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। पंजाब के होशियारपुर में पहले ही बायो फर्टिलाइजर लैब शुरू की गई है। ऐसे में पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां इस प्रकार की लैब शुरू कर दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से किसानों की भलाई के लिए बागवानी की नवीनतम तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में ये लैब राज्य में किसानों के रासायनिक खादों के प्रति खर्चों को घटाने और धरती को इन रसायनों से दूषित होने से बचाने का काम करेगी। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के अंतर्गत 2.50 करोड़ रुपए की लागत से इस लैबोरेटरी को तैयार किया गया है। पंजाब के मंत्री चेतन सिंह जोड़ामर्जा ने बताया कि इस लैबोरेटरी में भारत सरकार की संस्था ICAR और ARI के साथ ही MOU के द्वारा 10 तरह की जैविक खादें जैसे कि एजोवेस्टर कैरियर आधारित खादों को एक साथ कर लिक्विड फॉर्मुलेशन NPK, फंगी, ANIO, कंपोस्ट, इनोकुलेटर और भी सारी चीजें तैयार की जाएंगी। ये खाद किसानों को कम दामों पर मिलेगी और हर जिले में उपलब्ध होंगे। साथ ही खेती के लिए जरूरी तकनीकों की भी प्रदान की जाएगी। इस आधुनिक और अत्याधुनिक लैबोरेटरी से तैयार जैविक खादों के प्रयोग से रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम 15 से 20% घटाया जा सकता है, जिससे किसान या जमींदार की आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी। वही पंजाब राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी तरफ से राज्य की मिट्टी, पानी और हवा को दूषित होने से बचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस अत्याधुनिक बायो फर्टिलाइजर लैबोरेटरी की स्थापना की गई है। वाहनों के प्रदूषण से वातावरण को बचाने के लिए उद्देश्य से ही पंजाब सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। ये फैसला पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान ही लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि वातावरण को बचाने संबंधी जागरूकता पैदा करने के मकसद से ही पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी कि PIBP 2022 को मंजूरी दे दी गई। इस नीति को अंतर्गत वाहनों के निकास को घटाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण, अनुसंधान और विकास, रोजगार के मौके, स्थिरता को यकीनी बनाने और इसके अलावा भी पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुर्जों और बैटरियों के निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इस नीति के तहत पिछले साल के मुकाबले 25% अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर विचार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना और इसे करते हुए अन्य वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाकर पर्यावरण प्रदूषण को घटाना है। प्रस्तावित नीति में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करने वाले लोगों के लिए नकद रियायतों की भी व्यवस्था की गई है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार को नशे और ड्रग तस्करी के मुद्दे पर घेरने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों को राज्य सरकार
को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 सदस्यीय स्तरीय रणनीतिक और मजबूती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही राज्य की पंजाब में गैंगस्टरों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है और एडीजीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 500 से भी अधिक गैंगस्टरों पर कार्रवाई की गई है और 2 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नशाग्रस्त लोगों को पुनर्वास और इलाज को सुनिश्चित बनाने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए दवाओं, काउंसलिंग और साथियों के सहयोग पर आधारित बाहरी मरीजों के इलाज पर जोर दिया जाना चाहिए। भगवंत मान ने बताया कि राज्य में 528 ओएटी क्लिनिक, 36 सरकारी नशा छुड़ाव केंद्र, 19 सरकारी पुनर्वास केंद्र, 145 निजी नशा छुड़ाव केंद्र और 75 प्राइवेट पुनर्वास केंद्रों के रूप में मेडिकल बुनियादी ढांचा है, जिनको नशे की बुराई के विरुद्ध समझदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ट्विटर के अधिग्रहण के बाद से विवादों में घिरे रहे एलन मस्क को एक बड़ी राहत मिली है। 2018 के टेस्ला ट्वीट मामले में अमेरिकी अदालत ने एलन मस्क को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिकी जूरी ने शुक्रवार को ही अपने फैसलों में कहा कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने निवेशकों को धोखा नहीं दिया है। जूरी के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क निवेशकों के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था कि वो कंपनी को निजी लेने और धन सुरक्षित करने के बारे में सोच रहे हैं। 2018 से जुड़े इस मामले पर अब जूरी का फैसला आया है और इस पर एलन मस्क ने खुशी जताई है। मस्क ने ट्वीट करते हुए जूरी को धन्यवाद किया है और लिखा है, भगवान का शुक्र है, लोगों के ज्ञान की जीत हुई है। मैं टेस्ला 420 टेक प्राइवेट मामले की जूरी के फैसले की सराहना करता हूं। भारत की स्टार महिला जिम्नास्ट दीपा कर्मकार को 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के चलते दीपा कर्मकार पे ये बैन लगाया है। रियो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली दीपा पर यह प्रतिबंध 10 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। रियो ओलंपिक 2016 में चौथे स्थान पर रहने वाली दीपा को हाइजेमिन ड्रग के इस्तेमाल का दोषी पाया गया है। इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी ने हाइजेमिन S3 बेटा 2 को प्रतिबंधित दवाओं की श्रेणी में रखा है। इस पदार्थ को 2021 के बाद बैन कर दिया गया था। अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस दीपा कर्मकार ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट थी। रियो ओलंपिक में दीपा का सामना दुनिया की टॉप एथलीट अमेरिकी की सिमोना वाइल्स, मारिया पासेको और गुइलिया स्टाइनबर्गर जैसे दिग्गज एथलीटों के साथ ही हुआ था। दीपा कर्मकार ने रियो ओलंपिक में पदोनोवा वॉल्ट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया था। नेशनल गेम्स के 7 मेडलिस्ट और 3 अन्य ड्रॉप टेस्ट में फेल हुए हैं। वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, साइकिलिंग, जूडो, फुटबॉल, वुशु और लॉन बॉल के 10 एथलीट भी ड्रॉप टेस्ट में नाकाम रहे हैं। पंजाब के 36 स्कूल प्रिंसिपल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिंगापुर में रवाना हो गए हैं। राज्य के सीएम भगवंत मान ने सभी प्रिंसिपलों को रवाना किया। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि ये पंजाब की शिक्षा में क्रांतिकारी दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी को सिंगापुर में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम मान ने कहा कि इन सभी की शिक्षा प्रणाली की आधुनिक तकनीक से ट्रेनिंग होगी। सीएम मान का कहना है कि इससे अरविंद केजरीवाल का सपना पूरा हुआ है।
सीएम मान ने यह भी कहा कि सरकार के इस कदम से बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और पंजाब के लाखों छात्रों का भविष्य चमकेगा। उनका यह भी कहना है कि पंजाब के स्कूलों को नंबर 1 बनाएंगे वो। उन्होंने आम आदमी पार्टी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की शिक्षा प्रणाली को बदलने की गारंटी दी थी। शिक्षकों के राष्ट्र निर्माता हैं जो शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं, इसलिए उनको क्वालिटी ट्रेनिंग सुनिश्चित करके उनके पढ़ाने के कौशल को ऊंचा उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने यह भी कहा कि ये सभी प्रिंसिपल 6 से 10 फरवरी तक सिंगापुर में प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। सभी 36 प्रधानाध्यापक 11 फरवरी को पंजाब लौटेंगे। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि जोधपुर से जयपुर के बीच यात्रा करने में अभी करीब 6 घंटे का जो समय लगता है वो 2 घंटे से भी कम हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी और दूसरे सबसे बड़े जिले के बीच यात्रा का सरल बनाना जाए के लिए वहां वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। संभवतः इस साल सितंबर के महीने में जोधपुर से दिल्ली के बीच इस ट्रेन की सौगात मिलेगी। वंदे भारत ट्रेन का सीधा लाभ राजस्थान के अन्य जिलों को भी होगा। जयपुर से जोधपुर, जयपुर से नई दिल्ली, जयपुर से कोटा जैसे शहरों के लिए रेल मंत्रालय मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तैयारी भी कर रहा है। इस मिनी ट्रेन की गति और कोच वंदे भारत के ही होंगे, लेकिन ये यात्रा 3 से 4 घंटे की होगी। इससे रेलवे ने शयनयान श्रेणी के कोच भी जोड़ने की तैयारी की है। इस ट्रेन में 16 की जगह 8 कोच ही होंगे। मिनी वंदे भारत ट्रेन को चलाने का मकसद छोटे शहरों को आपस में जोड़ने का है। दूसरी बात यह है कि वंदे भारत की मांग तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसके ज्यादा उपयोग पर रेलवे ध्यान दे रहा है। एक वंदे भारत कोच में 2 मिनी वंदे भारत तैयार हो जाएंगे। जानकारों की माने तो नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर संस्करण राजधानी ट्रेनों के विकल्प के रूप में चलाया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 164 स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी के 20वीं मंजिल से गिरकर एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक ने खुदकुशी की या फिर उसकी हत्या हुई है, पुलिस सभी एंगल से जांच में जुटी हुई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मृतक नमन मदान सोनीपत का रहने वाला है। शुक्रवार रात वो गोल्डन पम्प सोसाइटी में अपनी महिला मित्र से मिलने आया था। कहा जा रहा है कि देर रात उसने बालकनी से छलांग लगा दी है, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले में चंडीगढ़ की रहने वाली महिला मित्र से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस फ्लैट की बालकनी से नमन गिरा वो एक दिन के लिए बुक था। दोनों ने ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से स्टूडियो फ्लैट एक दिन के लिए किराए पर लिया था। कमरे से शराब की बोतलें और नशीली पदार्थ भी बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि नशे में झगड़ा होने के बाद नमन ने ये कदम उठाया होगा। फिलहाल पुलिस ने नमन के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। अब यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बुंदेलखंड की बेटी मुस्कान खान अब ओलंपिक की तैयारी कर रही है। पावर लिफ्टिंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर लेने के बाद अब मुस्कान वेट लिफ्टिंग की दुनिया में प्रवेश कर चुकी हैं। शिवपुरी में रहने वाली मुस्कान खान का झांसी से खास नाता है। मुस्कान ने बताया कि उनके पिता भी खिलाड़ी थे। उनके शुरुआत हैंडबॉल से की, लेकिन टीम स्पोर्ट्स में कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने पावर लिफ्टिंग की करने का निर्णय लिया। शुरुआत में रिश्तेदारों
और दोस्तों ने इस फैसले पर कई सवाल भी उठाए। मुस्कान को हतोत्साहित करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन अपने पिता के समर्थन और मार्गदर्शन से उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी। पहले कई कोच ना होने के वजह से ही यूट्यूब से वीडियो देखकर वो प्रैक्टिस करती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो अपने पिता की देखरेख में ही प्रैक्टिस करती थी। नवंबर 2022 में कॉमनवेल्थ पैरालिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इस कामयाबी से मुस्कान को गोल्डन गर्ल के नाम से पुकारा जाने लगा। बुंदेलखंड की बेटी मुस्कान खान अब ओलंपिक्स की तैयारी कर रही है। पावर लिफ्टिंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम वो हासिल कर चुकी है। राजस्व बढ़ाने के प्रयास में महाराष्ट्र के लातूर जिले के आधार अधिकारियों ने एक गांव के उन ग्रामीणों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने का फैसला किया है, जो स्थानीय पंचायत द्वारा लगाए गए कर का पूरी तरह से भुगतान करते हैं। यह अनूठा निर्णय शुक्रवार को निलगा तहसील स्थित पंचियांचोली गांव में आयोजित ग्राम सभा की बैठक के दौरान लिया गया। पंचियांचोली सरपंच गीतांजलि हनुमंत ने बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ उनके पूर्ववर्ती श्रीकांत सलुंक ने प्रस्ताव रखा कि पंचायत कर के 100% भुगतान पर ग्रामीणों को 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। उनके प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने स्वागत किया और सर्वसम्मति से पारित किया। दरअसल लोगों को टैक्स का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने और ग्राम पंचायत का राजस्व बढ़ाने के लिए पंचायत ने ये अनूठी पहल की है। श्रीकांत सलुंखे ने अपने भाषण में कहा कि पंचन चेली गांव की आबादी 5,947 है और यहाँ करीब 930 करदाता है। ये फैसला ग्रामीणों को कर भुगतान के लिए प्रेरित करने के लिए लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक के दौरान गांव के विकास के लिए कुछ अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उड़ीसा, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित भवनों पर कर लगाने की शक्ति भारत के सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों को दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।